वेलकम बैक लर्नर्स। तो चलिए, आपने साइज ऑफ द सेल्स फोर्स तो डिसाइड कर लिया कि कितने हमको एम्प्लॉयज रखने हैं। अब ये नंबर के ऊपर हमारे को चेहरे डगाने पड़ेंगे। मतलब कि हमको ये साइज को एक्चुअल लोगों से भरना पड़ेगा। वी विल हैव टू स्टाफ आवर सेल्स फोर्स। स्टाफ को हायर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे, इसी की बात करेंगे। सो स्टाफिंग द सेल्स फोर्स, इट इज अ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज क्यों जरूरी होती है प्रॉफिट स्टाफिंग हमारे लिए? कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी सेल्स परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट्स के ऊपर पड़ता है। अगर आप लायक एम्प्लॉयज अगर आप हायर करते हैं, आपकी कंपनी के मुताबिक अगर आप प्रॉपर एम्प्लॉयज हायर करते हैं, तो इट विल हेल्प यू टू परफॉर्म। वहीं पे अगर आप ऐसे ही कि चलो भाई पैसा फेंको और किसी को भी हायर कर दो, तो दैट विल बी अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर कंपनी सेल्स परफॉर्मेंस। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपकी कंपनी की इमेज के ऊपर भी बात आ सकती है। तो सिर्फ परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट की बात नहीं होती मेरे मुताबिक, इट इज इवन अफेक्टिंग योर गुडविल एंड योर ब्रांड। सो सेल्स फोर्स जो होती है, दे आर इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द कंपनी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान। हम लोगों ने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर कि व्हाट इज मार्केटिंग प्लान। तो आपका कंपनी किस मार्केट्स में जाएगी, कैसे प्रमोट करेगी, विच सेगमेंट को टारगेट करेगी, ये सब इवेंचुअली करने वाले तो जो हाथ है, जो पैर है, वो आपकी सेल्स फोर्स ही होंगी। तो इसीलिए ये बहुत डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ता है। It is very, 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 very critical to choose the right sales people in your company always. Now ये प्रोसेस है, हाउ टू थियोरेटिकली हाउ डू यू स्टाफ योर सेल्स फोर्स। मैं आउटसेट में क्लियरली पहले ही आप लोगों को बोल दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी ये पांचों स्टेप्स वन बाय वन ऐसे करती है। बट यूजुअली ये 5 स्टेजेस के अंदर कोई भी कंपनी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, कि आप भले उसको एकदम एक फॉर्मल अमली जामा नहीं पहनाए, एकदम उसको एकदम टेक्निकली इस टर्म्स में नहीं बोले, बट सम कंपनीज मोटे मोटे तौर पे ये 5 स्टेजेस के अंदर से अपने नए स्टाफ को रिक्रूट करती है। व्हाट इज द फर्स्ट फर्स्ट इज द प्लानिंग स्टेज, देन रिक्रूटिंग, देन सिलेक्टिंग, हायरिंग एंड सोशलाइजिंग। मैं ये सब स्टेजेस आपको एक एक करके समझाऊंगा, बट इनके अंदर बहुत ज्यादा बहुत डीप में मैं नहीं उतरूंगा। आई विल बी जस्ट बिकॉज ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, आपको सुनोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या होता है। तो चलिए पहला स्टेप देखते हैं, विच इज प्लानिंग द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप पहले तो ये डिसाइड करोगे कि भाई कंपनी में नए एम्प्लॉयज को हायर करना, ये आप एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप हायरिंग प्लान कर रहे हैं कि कंपनी में नए एम्प्लॉयज को कौन हायर करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी। तो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस स्टेजेस स्टाफिंग के अंदर, कौन इंटरव्यू लेगा, कौन फाइनल करेगा, कौन पगार डिसाइड करेगा। अब ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी कंपनियां होती है, वहां पे बहुत ऑर्गेनाइज वे में इसको किया जाता है। वहीं पे छोटी कंपनीज में आप देखेंगे तो वहां पे आपका जो भी कंपनी का, फॉर एग्जांपल फैमिली बिजनेसेस, हमारे जो लोकल फैमिली बिजनेस होते हैं, तो आपके घर के जो डिसीजन मेकर है, आपका जो करता होता है या हेड ऑफ द फैमिली है, आपके पिताजी हुए, दादाजी हुए, अंकल हुए, वो डिसाइड करते हैं कि कितने आदमी को रखना है, कब रखना है। हायरिंग फायरिंग डिसीजन उनके होते हैं। मीडियम और लार्ज कंपनीज के अंदर थोड़ा सा टिपिकली एचआर डिपार्टमेंट, आपका एक अलग से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो ये सब स्टाफिंग डिसीजंस लेता है। सो इस स्टेज पे आप वही डिसाइड कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। एक बार ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद यू विल हैव टू डिसाइड कितने हमारे को सेल्स पर्सन चाहिए। अब वो आपने ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट आपने जैसे किया, तो यू विल डिसाइड द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन रिक्वायर्ड। उसके लिए आप तीनों में से एक मेथड ले सकते हैं, वर्कलोड मेथड हुआ, इंक्रीमेंटल हुआ, या पोटेंशियल मेथड हुआ। जो भी मेथड से आप डिसाइड करते हैं हाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन नीडेड, और आउटलाइन द टाइप ऑफ सेल्स पर्सन नीडेड। मतलब कि मुझे किस तरह के सेल्स पर्सन अपॉइंट करने हैं। अब यहाँ पे ये जो आउटलाइन द टाइप है, इसको, ये टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंडक्ट अ जॉब एनालिसिस। अब ये जॉब एनालिसिस के बारे में मैं 2 मिनट थोड़ा सा स्पेंड करना चाहूंगा, बिकॉज आपके जीटीयू के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर जॉब एनालिसिस एक टॉपिक है। बट जॉब एनालिसिस आपकी जैसे बुक में देखेंगे या आप कहीं पे भी लिटरेचर में देखेंगे, तो जॉब एनालिसिस कोई अपने आप में, इट इज नॉट अ टॉपिक, इट इज पार्ट ऑफ योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। तो आई विल स्पेंड 2 to 5 minutes on this. So how do you conduct job analysis? A job analysis is systematic collection of information on a particular sales job. आप कोई भी अगर सेल्स जॉब आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन,
आपने जो देखा कि भाई पर्सनल सेल्समैन, जो हमारा पर्सनल सेलिंग का सेल्समैन होगा, उसने अपने उसको जॉब को आइडेंटिफाई किया। अब इस जॉब को एनालाइज करेंगे कि पहली बात तो इसके जॉब की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेल्समैन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई सामान उठा के ग्राहक को बेचना, और हाउ टू अचीव देम, वो किस तरह से इसको अचीव करेगा। विल ही और शी गो डोर टू डोर, विल देयर बी टेलीकॉलिंग, विल कस्टमर आपके पास आएगा, तो आप इसको हाउ डू यू विल अचीव देम, यहाँ पे आप, हम इसी स्टेज में प्लीज ध्यान रखिएगा, हम जॉब एनालिसिस की ही बात कर रहे हैं। फिर द प्रोसीजर विच इज फॉलोड फॉर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, इसमें क्या होता है, पहले तो आप ड्यूटीज डेवलप करते हो। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप हर एक जॉब की ड्यूटीज डेवलप करते हो, जैसे कि व्हाट आर द टास्क, अब एक सेल्स पर्सन का क्या टास्क होगा, उसकी जॉब के अंदर क्या क्या उसको काम करने पड़ेंगे, उसको प्रोडक्ट दिखाना, प्रोडक्ट पैक करना, प्रोडक्ट लेके जाना, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देना, आप जो भी टास्क आप उसके लिए फाइनल करते हैं, वो टास्क आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। एंड कस्टमर की नीड समझना, सेल प्रेजेंटेशन करना, ये सब कुछ होते हैं। अब इसके लिए ये आप डिफाइन ऐसे ही आर्बिट्री नहीं कर सकते कि भाई मेरे अंदाजे से ही होता है। इसके लिए यू विल हैव टू इंटरव्यू योर कस्टमर्स। आप कस्टमर से पूछते हैं कि आप मेरे सेल्स पर्सन से क्या एक्सपेक्टेशन करते हो, क्या वो आपको क्या क्या, आपको प्रोडक्ट खोल के दिखाए, डेमो दिखाए, आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए दे, या सिर्फ आपको एक स्पीच सुना के चला जाए। तो आप कस्टमर से पूछते हो, सेल्स पर्सन से पूछते हो कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, कस्टमर्स का क्या रिस्पॉन्स आता है, या आपको कितना टाइम लगता है एक कॉल के अंदर। तो आप इस तरह से उनसे भी पूछते हो, जो सेल्स पर्सन आपके एग्जिस्टिंग सेल्स पर्सन है उनसे भी पूछते हो। अब ये इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए, जो अगर आपको बहुत ही डिटेल में जॉब एनालिसिस बनाना है, तो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, कि आर्बिट्री ऐसे ही कोई भी सवाल उठा के पूछ लिया, उसकी जगह हैव अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर दैट शुड बी यूज्ड टू कलेक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट टास्क। आपके सेल्स पर्सन को क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं, उसका कितना वेटेज है, वो कैलकुलेट करने के लिए क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। नाउ what is the kind of knowledge and skills that are required to needed by the sales person to perform the job well, उसको क्या qualifications, क्या knowledge होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये सब यहाँ पे जॉब एनालिसिस के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके सेल्स पर्सन को थोड़ा तो आईटी का बैकग्राउंड हो, थोड़ा तो आईटी का नॉलेज हो। वहीं पे अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आपका जो सेल्स पर्सन है उसको बैंकिंग का या इंश्योरेंस का कुछ तो नॉलेज हो। तो आप वो व्हाट इज दी स्किल्स रिक्वायर्ड बाय देम, वो भी आप ये जॉब एनालिसिस स्टेजेस के ऊपर पहले तो डिफाइन करते हैं। इस स्टेज के ऊपर ये आगे इसको और लेके जाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप उसको डिफाइन करते हैं। नाउ ये जो पर्सन है, ये जो जॉब एनालिसिस कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करने की हम बात कर रहे थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो दिस मे बी अ पर्सन फ्रॉम योर सेल्स टीम, आपकी कोई एग्जिस्टिंग सेल्स टीम का ही कोई किसी आदमी को आप ये काम दे सकते हो कि भाई आप जॉब एनालिसिस बनाइए, या आप एचआर डिपार्टमेंट को, अगर आपकी बड़ी कंपनी है और आपके पास एक एचआर डिपार्टमेंट है, तो आप उनको काम दे सकते हो, हमको साइंटिफिक जॉब एनालिसिस बना के दो। और यू कैन हायर एन आउटसाइड कंसल्टेंट, बाहर से आप किसी कंसल्टेंट को रख सकते हो जो ऑब्जर्व करके आपको बताएगा। अब ये जो भी हुआ, आपका इनसाइडर हुआ, आपका एचआर डिपार्टमेंट हुआ, आउटसाइडर हुआ, दिस पर्सन शुड ऑल्सो स्पेंड टाइम मेकिंग कस्टमर कॉल्स और अदर सेल्स पीपल, जो मैंने आपको बोला। इसको ना सिर्फ इनको क्वेश्चंस पूछने हैं, बट साथ ही साथ इसको ऑब्जर्व करना है, कि जब भी आपका सेल्स पर्सन एक्चुअली में किसी कस्टमर को मिलने गया, इसको उसके साथ जाना चाहिए, देखे चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटीज लगती है, सो दैट यू कैन डू अ प्रॉपर जॉब एनालिसिस। सो आई होप आपको जॉब एनालिसिस समझ में आया होगा। मैं इसको एक अलग टॉपिक या अलग वीडियो के अंदर नहीं लेके जा रहा हूं, मैंने इसी के अंदर आपको इसको अच्छे से समझाया है। देन यू विल हैव टू प्रिपेयर अ जॉब डिस्क्रिप्शन। एक बार आपका जॉब एनालिसिस हो गया, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा, जो बेस्ड होगा आपके जॉब एनालिसिस के ऊपर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जेडी, जार्गन के अंदर बोला जाता है, व्हाट इज योर जेडी, व्हाट इज योर जेडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, क्या खासकर इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, गांधीधाम के अंदर, हम लोग, हमारे को एक आदत बन गई है कि हम वन मैन आर्मी, कि भाई अगर मैं किसी कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो मेंटरिंग काम भी मैं कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम भी मैं कर रहा हूँ, ऑफिस का भी काम मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर सेट करने का भी काम मैं कर रहा हूँ, और वी डू नॉट सी कि भाई मेरी क्या, व्हाट इज माय जॉब डिस्क्रिप्शन। ये एग्जांपल अगर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, तो लेट्स टॉक अबाउट अ रियल वर्ल्ड सेल्स पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर यू आर अ सेल्स पर्सन, तो आपका, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको महीने के 15,000 रुपए मिल रहे हैं, बट आपका बॉस बोल रहा है कि भैया सेलिंग भी तुझे करनी है,
नया एडवर्टाइजमेंट भी तुझे बनाना है, कॉन्टेक्स्ट भी तुझे बनाना है, रिपोर्ट्स भी तुम्हें फाइल करनी है। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि लोग थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, यार 15,000 रुपए में इतना सब कुछ कर लूं। इसी के लिए कि जॉब एनालिसिस करने के बाद इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर अ प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन। और आप जो मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे लर्नर्स, जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को ये जरूर समझाना चाहूंगा कि ये आप जब भी कोई नई कंपनी ज्वाइन करे, जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से समझें। क्या आता है इस जॉब डिस्क्रिप्शन में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल ऑफ द जॉब, आपका क्या टाइटल है, वेदर यू विल बी मैनेजर, सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जो आपका डेजिग्नेशन जिसको आप बोलते हैं, वो आप टाइटल को देखें। फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो इज योर इमीडिएट सुपीरियर। आप किसको रिपोर्ट, आप डायरेक्ट कंपनी के मालिक को रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेनर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जो आपने जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखा था, ये कंफ्यूजन अवॉइड करने में हेल्प करता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच विल बी सोल्ड, टाइप ऑफ कस्टमर्स टू बी विजिटेड, किस टाइप के कस्टमर्स को आपको विजिट करना है। देन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट एग्जैक्टली इज योर ड्यूटी। भाई अगर मैं आपको 15,000 दे रहा हूं तो आपकी ये ड्यूटी है। हो सकता है मैं आपको 20,000 दे रहा हूँ, एक कंपनी आपको 15,000 की जगह 20,000 रुपए देने को तैयार है, बट वो एक्स्ट्रा 5,000 आपको इसके लिए दे रही है कि आपको सेल्स के साथ साथ रिपोर्टिंग भी आपको करनी है, कस्टमर सर्विस भी आपको करनी है। तो वो देखिए कि ये 5,000 एक्स्ट्रा किस चीज के मुझे मिल रहे हैं, व्हाट आर योर ड्यूटीज एंड व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जॉब की डिमांड्स क्या है, ये चीज को हम काफी बार इग्नोर कर जाते हैं कि भाई क्या जॉब क्या हमसे डिमांड कर रही है। और ये डिमांड की जब मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज मेंटल एंड फिजिकल डिमांड। ये आपको कितना मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है, कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, ये इस चीज को अक्सर जो नए रिक्रूट्स है इसको कई बार भूल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KRA, ये जार्गन बहुत यूज होता है मैनेजमेंट के अंदर। की रिजल्ट एरियाज, अब ये की रिजल्ट एरियाज क्या हुआ कि आपको क्या क्या सेल्स गोल अचीव करने हैं, क्या क्या आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप में, मतलब आपको किस पैमाने पे, किन रिजल्ट्स पे आपको तोला जाएगा, दैट इज योर की रिजल्ट एरियाज। तो ये आपका डायरेक्ट कंपनसेशन से जुड़ा होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। फिर व्हाट इज द लोकेशन एंड जोग्राफिकल एरिया दैट यू हैव टू कवर। आपको सिर्फ एक रीजन में जाना है या आपको उठा के बाहर भी बेच सकते हैं, तो कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। दे डू नॉट प्रेफर अ ट्रैवलिंग जॉब बिकॉज फैमिली, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बोले साहब मैंने तो ज्वाइन किया था ये सोच के कि भाई मुझे गांधीधाम में ही रहना पड़ेगा, अभी आधा टाइम तो मैं अहमदाबाद होता हूँ, तो हाउ इट इज नॉट, इट इज अफेक्टिंग माई फैमिली लाइफ। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन आपने बना लिया, ये अब हम वापस से मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एक बार आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया, देन यू विल हैव टू डेवलप द जॉब क्वालिफिकेशंस एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस। ये कुछ नहीं है कि आपको, जैसे मैंने पहले बोला, आपने एनालिसिस किया तो आपने देखा किस तरह का सेल्स पर्सन आपको चाहिए, उसी को आप एकदम फॉर्मल तरीके से डेवलप कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज द पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको चाहिए, वेदर योर सेल्स पर्सन हैज टू बी एग्रेसिव, वेदर इट हैज टू बी काम, वेदर इट हैज टू बी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बेसिकली इट शुड बी एक्सट्रोवर्ट्स आप देख रहे हैं, इंट्रोवर्ट्स देख रहे हैं, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ उनके क्वालिफिकेशंस क्या है। अब कई जॉब्स में मिनिमम क्वालिफिकेशंस कंपलसरी होते हैं, लाइक इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ फाइनेंस रोल, तो आपको बोलेंगे भाई आपके पास MBA इन फाइनेंस होना चाहिए, MBA इन मार्केटिंग या MBA इन HR इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर आप किसी जैसे मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का दिया, तो भाई बेसिक आपके पास एक IT इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। सो यू हैव टू डिफाइन ऑल दैट। ठीक है, ये स्टेज पूरा होने के बाद यू मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्टेज विच इज रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग द सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि भाई कौन हायर करेगा और किस तरह से, किस जॉब के लिए हायर करेगा, फिर हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। अभी तक आपने रिक्रूटमेंट चालू नहीं की, अभी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे इस स्टेज के अंदर आप सिर्फ ये देख रहे हैं, यू विल आइडेंटिफाई, इसमें दो चीजें, तीन चीजें आपको देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग पीपल, secondly evaluation and selection, and thirdly contacting the candidates. तो let's quickly see how you have to internal source। आपके पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज हुए आपके एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स। फिर आप अपने करंट एम्प्लॉयज से पूछते हैं अगर उनके कोई जान पहचान में हो या कोई उनके कॉन्टेक्ट में हो। तो अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ? एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स थोड़ा सा फॉर्मल प्रोग्राम होता है, जहां पे आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं एम्प्लॉयज को, कि अगर अपना कोई जान पहचान का सजेस्ट करते हैं या किसी और को रेफर करके आप कंपनी में हायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एप्स में आता है कि भाई ये ऐप अपने किसी फ्रेंड को रेफर करो तो आपको 500 रुपए ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा। तो मेरी ये लिमिटेशन खत्म हो रही है टाइम की। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो।
So please click on the next video. I will once again start from recruiting sufficient number of employees. Thank you.